बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच हुआ, आपने देखा। पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल की 4 विकेटों से। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, सऊद शकील बहुत उम्दा खेले, डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई। उसके अलावा आगा सलमान की परफॉर्मेंस और पूरी टीम की परफॉर्मेंस फील्डिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी रही। और पाकिस्तान ने टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ बड़ा अच्छा किया और एक टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान आगे क्या करेगा, किस तरह से जीता और क्या ये लड़के जिन्होंने परफॉर्मेंस दी ये कहाँ से आए थे और किसने इनको सिलेक्ट किया था और सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ बड़ी पर्टिनेंट शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली इन्होंने, उसके अलावा डच टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो डबल इंटरनेशनल हैं ये। उसके अलावा ये चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान के अभी कुछ अर्सा पहले तक, 2019 से लेकर 2021 तक चीफ सेलेक्टर भी रहे थे ये, बल्कि 22 के भी कुछ अर्सा इन्होंने चीफ सेलेक्टर ये थे। और बड़े ज़्यादा इनका नाम लिया जाता था कि काफ़ी इनको लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहा जाता था। बहरहाल वो क्यों कहते थे, उनसे ही पूछता हूँ। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ। यार आपके नाम के साथ ना ये लैपटॉप जुड़ गया। अभी आपने ट्वीट भी किया टेस्ट मैच जीतने के बाद, एक लैपटॉप आपने दिखा दिया, सऊद शकील और आगा सलमान आपने दिखा दिया। किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं, आज बता दें आप। नहीं शायरा तो ऐसा मतलब मकसद यही था कि मेरे ख्याल में दुआएं देनी चाहिए उस लैपटॉप को जिसकी वजह से आपको इतने प्लेयर्स मिले हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर जब से वो सिस्टम चेंज हुआ था उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस लड़कों की आई थी वो पूरे एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटी के तहत वो लड़के आपके फर्स्ट क्लास खेले, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद उनको प्रॉपर चांसेस दिए गए और इस तरह करते करते वो पाकिस्तान टीम में वो इस तरह उनकी एंट्री हुई थी। तो लैपटॉप का मकसद यही था कि बहुत लोगों को लगता था कि शायद लैपटॉप की सिलेक्शन जो है वो आई डोंट नो उसमें भी प्रॉब्लम है, बस इशारा मैं ये कर रहा था कि लैपटॉप भी है जिसकी बदौलत आपको पिछले चंद नहीं सालों में नहीं, मैंने बहुत से आपको लड़के मैं मैंने आपको देखा, फील्ड पर होते हैं आप, कश्मीर तक में मैंने आपको देखा था, आप फील्ड में थे। अब चलें इस टीम की तरफ आ जाएं जिसने परफॉर्मेंस दी। उसमें 2 लड़कों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रही, सऊद शकील और आगा सलमान। ये दोनों को आपने सेलेक्ट किया था, इसका क्रेडिट तो आप लेते हैं। सऊद शकील को तो आपने पीटीवी की टीम से खिलाते आ रहे हैं ना, आप कोच थे पीटीवी के उस वक्त जब शकील फर्स्ट क्लास खेला। हाँ देखिए, जहाँ तक क्रेडिट की बात है तो सबसे ज्यादा क्रेडिट लड़कों को जाता है क्योंकि वो मेहनत करके परफॉर्म करके टीम के अंदर आए हैं। तो वो क्रेडिट तो सारा जो प्लेयर को जाता है। तो शकील का जो स्टोरी थी कि वो स्टार्टेड लाइक उन दिनों में कमेंट्री करता था, 2015 या 16 की बात है, पाकिस्तान के मैचेस चल रहे थे लाहौर में। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने राहुल को ग्राउंड में साउथ को खेलते हुए देखा था। और होता है ना वो उस तरह का बैट्समैन की 2-3 बॉलों के बाद भी आप कहते यार ये है प्लेयर। तो वहाँ उसने मैचेस खेले, रन भी उसने उसमें किए। और उसके बाद मेरी उस पर नजर थी कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि तो ये इसको अगर मुझे कोई टीम मिली तो उसको मैं इसको चांस दूंगा। तो वो 2 साल बाद जब पीसीबी की टीम बनी तो वो मेरे से पहले से मेरी गेम के अंदर था कि सऊद शकील प्लेयर तो वो अच्छा है ही है, वो भी ग्राउंड में इम्पैक्ट हुई थी। उसके बाद हुई थी आई थिंक कैप्टन भी था पाकिस्तान अंडर 19 का। तो वो टाइम मेरे जेहन में आ गया यार ये लड़का ना सिर्फ इसके पास स्किल्स हैं, इसको खेलना आता है, बल्कि इसकी पर्सनैलिटी है, वो भी है बड़ा प्लेयर बनने वाली, लीडर बनने वाली। तो फिर पीटीवी में मैंने इसको लिया, वहाँ पर कैप्टन बनाया। उसके तीनों प्लेयर मौजूद थे लेकिन उनके होते हुए हमने बनाया सऊद शकील को और उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ से दी। और उसके बाद फिर इसकी उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो प्रॉपर एक कह सकते हैं कि चैनल एक परफॉर्म करता हुआ एज ग्रुप में परफॉर्म किया, फिर सीनियर में आप परफॉर्म किया और फर्स्ट क्लास में कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्म किया। कि पहले साल भी अगर आप देखते हैं अच्छे खासे रन किए थे, फिर टीम के अंदर आया, चांसेस इस पर भी डिबेट थी कि चांस उसको थोड़ा सा लेट मिला है, लेकिन उसने शोड इज कैरेक्टर। जब उसको मौका मिला है, चाहे वो साल बाद मिला है 2 साल बाद मिला है, दोनों हाथों से वो ग्रैब चलें, सऊद शकील के अलावा आगा सलमान की परफॉर्मेंस भी थी, वो भी आपने इसको सेलेक्ट किया था, परफॉर्मेंस उसकी फ़र्स्ट क्लास में थी। ओवरऑल अगर टीम की परफॉर्मेंस आप देखें, जो टीम ने स्कोर किया वो उसमें रन रेट अगर देखें तो 4 से कम का रन रेट पे पाकिस्तान ने फिनिश किया। एशेस सीरीज़ भी चल रही है, उसमें उसमें जो स्टाइल ऑफ प्ले एशेस का है, यानी जिसको कहा जाता है बाज़ मकलम जो उनके कोच हैं, बाज़ बाज़ बॉल। तो ये जो अब क्रिकेट में एक नई चीज़ आ गई है कि ज़रा तेज़ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए परफॉर्मेंस के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए
इस पे मुझे समटाइम ना मैं बड़ा आजकल चर्चा इन चीज़ों का हो रहा है, बट इफ यू रिमेंबर कि हमें 5 साल होने को हैं, अगर आपको नॉर्दर्न की टीम याद हो तो ये चीज़ हमने 5 साल पहले ट्राई की थी जी। और इसमें नॉर्दर्न को सक्सेस मिली थी कि हमारे एक एक दिन में हम 450 रन 500 रन करते थे, लड़कों ने 200 रन एक दिन में किए थे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि घर की मुर्गी जो होती है वो दाल बराबर ही होती है, कोई किसी ने उतना नोटिस नहीं किया, लेकिन इसमें सक्सेस मिली हमें, उसमें प्लेयर्स भी मिले, लेकिन उस चीज़ को उतना हाईलाइट शायद नहीं हो सका कि, क्योंकि उस टाइम हमारा मकसद यही था कि यही क्रिकेट पाकिस्तान जाए इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। तो एज ए कोच मैंने तो वो चीज़ ट्राई की थी 2 साल, उसमें बड़ी सक्सेस हमें मिली, और लेकिन उसको बस कैरी ऑन उस तरीके से शायद वो हाईलाइट नहीं हुई कि शायद उसको नेशनल लेवल पे अडॉप्ट किया जाए। चले देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट इस मैच में हमें थोड़ा सा बेहतर इंटेंट हमें नजर आया बैट्समैनों की जानिब से, जो कि चाहिए होता है, स्पेशली जब आप थोड़ी सी टर्निंग या ट्रिकी खेलते हैं तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना पड़ता है। जहाँ तक बात है एशेज की आ रही है तो ऑब्वियसली वो तो एक नेक्स्ट लेवल अचीव उसमें वो कर चुके हैं कि वो उसमें ठीक है, उनको सक्सेस नहीं भी मिली, मैचेस वो हारे भी हैं, पहले 2 मैचेस हमने देखे, लेकिन उन्होंने बैक किया अपनी एक स्ट्रैटेजी को। उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क यही आ रहा था कि चले अभी तो ये मैचेस जीत रहे हैं, पाकिस्तान में जीत के गए थे, शायद न्यूजीलैंड में भी जीते थे, तो उसके बाद ये लग रहा था कि जब हारेंगे तो उसके बाद क्या ये स्टिक करेंगे, तो लेकिन उन्होंने शो किया जी कि ठीक है हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उन्होंने बैक किया, तो उसमें उनके फेलियर तो आते हैं, तो वो बैक किया है टीम ने, प्लेयर्स को भी, मैनेजमेंट ने, कैप्टन को, सबने एक दूसरे को वहाँ पे बैक किया, तो उसके रिजल्ट उनको नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक फ्यूचर क्रिकेट का इसी तरफ ही जा रहा है। पाकिस्तान के अगर टॉप ऑर्डर देखें तो इमाम उल हक ने दूसरी इनिंग में रन्स किए, बाबर भी 25-26 रन बनाकर आउट हुए, यानी टॉप ऑर्डर को प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान के। तो इस चीज़ को किस तरह से सम अप करेंगे? क्या इस विकेट में ऐसी कोई ख़ास बात थी या टॉप ऑर्डर कैपिटलाइज नहीं कर सका? हाँ देखिए, विकेट में सच फास्ट बॉलर के लिए कितनी ज्यादा हेल्प तो मौजूद नहीं, उसमें क्या जाता है शाहीन को, नसीम को, कि इस तरह की पिच के ऊपर भी जिस तरह स्पेशली नए बॉल के साथ उन्होंने विकेटें भी ली और जबरदस्त बॉलिंग भी की है, तो इतनी थ्रेटनिंग बॉलिंग श्रीलंका के फास्ट बॉलर की तो नहीं थी। तो आपको कह सकते हैं कि बैट्समैनों ने खुद गलतियां की हैं जिसकी वजह से आउट है, क्योंकि अगर हवा में बॉल जा रहा है, कैच आप आउट हो रहे हैं, तो उसमें बॉलर से ज्यादा बैट्समैन की गलती होती है, बॉलर से ज्यादा कैच, स्पेशली जब कवर में कैच या पॉइंट आप कैच होते हैं तो लूज स्ट्रोक ही होते हैं वो। लेकिन लड़के ये रन करते हुए आ रहे हैं, अब्दुल्ला की थोड़ी सी है मरी कि उसकी काफी इनिंग्स हो गई है, उसने एक बड़ी इनिंग्स नहीं खेली है, उसके ऊपर रन किए हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर होगा, लेकिन यही लड़के परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बड़े बड़े 100 ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आई थिंक ऑन द केक तब हो जाएगा अगर आपका टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म करेगा। मिडिल ऑर्डर ने तो अपना मैटर शो कर दिया है कि, तो कहते हैं काफी मुश्किलात से टीम को वापस लेके आए थे पहली इनिंग्स के अंदर, तो उम्मीद है कि अगले मैच के अंदर टॉप ऑर्डर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और एक बड़ी पार्टनरशिप टॉप ऑफ द ऑर्डर भी हमें नजर आएगी। अगला मैच भी 2 रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक का तो आपने नाम खुद ही ले दिया, शान मसूद भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शान मसूद क्या मतलब क्या मसला आपको उनके साथ नज़र आता है? देखिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक है आपका इंटेंट, अटैकिंग क्रिकेट के लिए इंटेंट की जरूरत है, वो इंटेंट आपको होना चाहिए, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड द बैलेंस कि किस बॉल को आपने मारना है और किस बॉल को आपने नहीं मारना है। तो सम टाइम मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी कर जाते हैं, सम टाइम वो उनके जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि आपको शॉट से अंदाजा होता है, लेकिन आपको जो चाल ढाल से भी आपको ना अंदाजा हो जाता है कि वो रश में नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये काम डाउन, थोड़ा सा बॉल को आने दें। और क्योंकि फॉर्म तो उनकी अच्छी लगी हुई थी, डोमेस्टिक में रन करके गए हैं, काउंटी के लिए वहां पे रन किए हुए थे, फॉर्म उनकी अच्छी लगी, तो थोड़ा सा उनको मैथड अपना थोड़ा सा उसमें बेहतरी लानी होगी, थोड़ा सा काम रह के मतलब बेहतर तरीके से प्लान करना होगा, क्योंकि फिर प्रेशर तो बिल्ड डेफिनेटली होगा, चाहे वो अब्दुल्ला है चाहे वो शान है, कि अगर आप 15-15 इनिंग आपकी हो जाएंगी, आप रन नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है पीछे लड़के जो बैठे हुए हैं वो भी रन करके आए हुए हैं, तो दूसरे ऑप्शन की तरफ भी देखा जा सकता है, दैट्स हाउ इट गोस। तो प्रेशर वाली बात, मैं नहीं प्रेशर डाल रहा लड़कों के ऊपर, लेकिन आई थिंक उनके बैक ऑफ द माइंड भी ये होगा कि रन तो उनको करने होंगे, चाहे आपकी नई चीज भी ट्राई कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर आप कहेंगे कि तेज खेलने की कोशिश में आउट हो रहे हैं, तो वो भी एक लिमिटेड चांसेस भी आपके पास होते हैं, चले आप चांसेस बढ़ा लेते हैं, एक 2 सीरीज कर लें, 3 सीरीज कर लें, लेकिन इवेंचुअली आपको अपने सर्वाइवल के लिए रन तो आपको करने हैं। और बाबर आजम भी उस तरह से खेलते नज़र नहीं आए, रन्स उनके नाम के आगे इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो वो भी आपको कुछ फंसे हुए नज़र आए कहीं पर किसी मौके पर? देखिए वहां पर एक मैच में रन ना होना, ये टू बिगर प्लेयर के आप 1-2 मैचों के बाद उसके ऊपर भी ऐसी बात करनी शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है कि ओवरऑल अगर पूरी टीम के हम देखते हैं तो प्रिपरेशन शायद हमें उतना टाइम नहीं था, ये कैन भी आपका दोस्त
2-3 दिन का कैंप शहर का कैंप लगा है, तो मोस्टली आपके लड़के T20 खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे वो काउंटी खेल रहे थे या तो लीग खेल रहे थे। तो वो टेस्ट का जो कहते हैं ना कि पूरा एक वो तरह का एक कैंप हो नहीं सका, उसमें की आइडियल प्रिपरेशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि कुछ लड़के थोड़ा सा लेट एडजस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले मैच के अंदर भी बेहतर एडजस्ट करेंगे। ये तो इंशाल्लाह। परेशानी वाली बात नहीं, आई एम श्योर ज़रूर वापस ज़रूर, आएंगे कोई अगले मैच। बात। ज़रूर, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। आगे इवेंट एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, टीम की शक्ल क्या होनी चाहिए, इस ब्रेक के बाद वसीम से पूछेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मोहम्मद वसीम, साबिक चीफ सेलेक्टर, मेरे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो पहला टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने 4 विकेटों से जीत लिया है, उस पर कुछ बात हो रही है। एक बात और मैं कर लूँ, उसके बाद फिर आगे के इवेंट्स पर हम जाएंगे। वसीम साहब, बैटिंग में तो आपका जो बेंच स्ट्रेंथ जो आपने बनाई थी, वही ऐसा लग रहा है कि चल रही है। बॉलिंग में भी आप कुछ लड़के लेकर आए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, खासतौर से नुमान को आपने खिलाया, अच्छा खेला नुमान। लेकिन एक और लड़का है ज़फ़र गौहर, जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है और लेफ्ट आर्मर भी है, स्पिनर भी, वो नज़र नहीं आ रहा कहीं, वो भी नहीं है। जाहिद महमूद भी नहीं है। देखिए, जब नोमान की और जाहिद की सिलेक्शन हुई थी, तो ऑब्वियसली वो उम्र के उस हिस्से में है कि वो आपके लॉन्ग टर्म जो होते हैं ना सोल्यूशन, वो उसका हिस्सा नहीं। तो ये बात मैंने स्टैंड भी की थी कि ये हमारे चंद सीजन ये लड़के गुजार सकते हैं, 2 से 3 साल मैक्सिमम, उसके बाद आपको बैकअप चाहिए होगा। अब थोड़ा सा जो मतलब मैं कंप्लेन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक रियलिटी है, एक मसला था कि जब मैंने ज्वाइन किया था एज चीफ सेलेक्टर या जब ये कमेटी बनी थी, हमारे पास बैकअप किसी चीज़ का मौजूद नहीं था। चाहे आपके स्पिनर थे, फास्ट बॉलर में चंद लड़के थे जो पहले हाईलाइट हो चुके थे, लेकिन बैटिंग में भी यही हाल था आपका। तो कोई इस तरह के ऐसे लड़कों के ऊपर ये कहते हैं ना वर्किंग नहीं हुई थी कि आप कहते हैं कि ये हमारी ए कैटेगरी के लड़के हैं, ये बी के, ये बैकअप प्लेयर हैं, बेंच प्लेयर हैं। तो अलहमदिल्ला वो 2-2.5 साल जो भी काम किया, उसके अंदर आपको पूरी एक लिस्ट लड़कों की नजर आएगी कि जो 30 से 40 लड़के टोटली आपको नजर आएंगे, ये रेडी हैं पाकिस्तान टीम में जाने के लिए, मतलब मौका उनको अगर जब भी मिलेगा उनको। तो कुछ रेडी थे, कुछ अभी उनको थोड़ा सी और चाहिए, वो रेडी हो जाएंगे। तो जहाँ तक स्पिनर की बात है, तो इसका तो बरामला मैं वो करता रहा हूँ इजहार, जब मैं सिलेक्टर भी था, कि एक एरिया ऐसा है कि जिसमें हम लैक करते हैं ना, हमारे पास बैकअप मौजूद था, और डोमेस्टिक में भी हमें उस तरह की क्वालिटी की ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। जो लड़के थे उनको बुलाया जाता था, आपको याद होगा हमने काफ़ी कैंप्स भी अरेंज किए थे उस सिलसिले में, पाकिस्तान टीम के भी कैंप लगते थे, उसमें भी बुलाते थे लड़कों को। तो जो भी हमें बेहतर नज़र आता था उन दिनों, तो ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं साजिद थे, उसके बाद नोमान थे, जाहिद थे, यही 3 लड़के हमें रेड बॉल में नजर आ रहे थे, मोहम्मद भी दे रहे थे, और हमें लगा कि ये एकदम बेस्ट हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है। और यंगस्टर्स कुछ हमने टिक मार्क किए थे, ऑब्वियसली। जी जी जी। और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी कम है, या तो डोमेस्टिक में नज़र नहीं आते, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बहुत अच्छे चले। श्रीलंका का जो जयसूर्या था, बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में कम आते हैं, या डोमेस्टिक में कुछ लड़के ऐसे हैं नहीं? क्वालिटी का फुकदान थोड़ा सा जो नजर आ रहा है कि शायद वाइट बॉल की जाती की वजह से कि लड़कों में वो रेड बॉल वाली, मतलब बेसिक आपको ना टर्न करने वाले बॉलर आपके पास बहुत कम रह गए हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही आपकी जो स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट की है कि आपको स्पिनर चाहिए जो बॉल को टर्न कर सके। तेज तेज करने वाले तो बहुत से मौजूद थे उस टाइम पे, लेकिन हम देख रहे थे कि जो भी पास वेरिएशन हैं, तो उसमें अपने जफर गोर की बात की है, तो ऑब्वियसली उसमें पोटेंशियल था। उन्होंने पहला साल जब ये सिस्टम चेंज हुआ था, तो पहले साल उन्होंने परफॉर्म भी किया था, और उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस रही है। बट अब खुद भी आपको थोड़ा सा ना टीमनेस तो शो करनी पड़ती है ना। आई रिमेंबर तो मैं चंद कैंप्स हमारे लगे थे पाकिस्तान टीम पे, एंड ही वाज इनवाइटेड, लेकिन वो कैंप्स में इंटरेस्ट शो नहीं किया था। तो आई थिंक वो चीज़ें भी फिर आपको देखनी होती है ना कि प्लेयर का अपना इंटरेस्ट कितना है। तो अगर वो कैंप्स में आए होते, टीम के साथ रहे होते, तो दोबारा से तो बेहतर पोजिशन होते हैं उनके लिए आगे फैसले करने के लिए, हमको चलें, सेलेक्ट करने के लिए टीम में। तो अब थोड़ा तो सा फर्स्ट टीम क्लास आपकी फर्स्ट एडजस्ट कर क्लास दिया। अब तो फर्स्ट क्लास का सीज़न शुरू होगा, पता नहीं कब होगा। तो फर्स्ट क्लास का ये जो सीज़न अब दोबारा, अब जो सेटअप दोबारा से आ गया है, उससे यकीनन मुतमईन है या नहीं है, ये सवाल तो नहीं है, लेकिन ये अब जो सेटअप आने जा रहा है, इसमें आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इससे बेहतरी की गुंजाइश है इसमें, या वही पुराना वाला सेटअप सही था? देखिए, सिस्टम कोई भी होता है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसमें कुछ कमजोरियां भी होती हैं। तो ये तो नहीं कहते कि ये सिस्टम गलत है या वो है। ऑब्वियसली
जो पहले सिस्टम था उसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ थी, जिसकी मैं दोबारा से उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जो हमारा जो जो है सिलेक्शन, अगर उसमें ईमानदारी से चीज़ें की जाए तो कोई भी सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चल सकता है। अब ये बड़ा सिस्टम आ गया है, काफ़ी प्लेयर अलग टीमें होंगी, तो अगर इस किया जाए कि जो मेरिट पे सिलेक्शन हो स्पेशली निचले लेवल से, तो फिर कामयाबी कोई जो आपका सिस्टम होगा तो उसमें कामयाबी होगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को ज़रा दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कि आपकी कुछ जर्सी या उससे पहले जो भी टीमें आपकी बन रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो सिलेक्शन पीछे हुई थी उस पर अब तक भी बहुत सी बातें पहुंची होंगी, और ज़ाहिर एक्स टेस्ट प्लेयर या ऐसे लोग आपको भी फ़ोन करते हैं, कंप्लेन आपके पास भी बहुत सी आती है। तो आई थिंक ये चीज़ इम्प्रूव होने वाली है कि लेवल की जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे होनी चाहिए, उसके अंदर चलें, वो तो कंपटीशन जो मेरिट है ना, होने। वो मेरा ओपिनियन है। चलें, एशिया कप की तरफ आता हूँ। एशिया कप अब अराउंड द कॉर्नर ही है, एक महीना रह गया है। तो एशिया कप में वनडे की जो टीम है पाकिस्तान की, वो ऑलमोस्ट सेटल ही है, यही वनडे की साइड होगी। तो इसमें श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हुए आप कुछ तब्दीली सजेस्ट करेंगे? चंद साल की यही टीम है, उसकी लैपटॉप से निकली हुई टीम है, और यही प्लेयर आपको चलते हुए नजर आएंगे। तो लैपटॉप का कोई मसला है। तो टीम तो देखिए हमारी वनडे की अगर हम देखते हैं तो आपको सेटल होती हुई नजर आती है। उसके अंदर थोड़ा सा इशू मिडिल ऑर्डर का था, लेकिन आई थिंक आरा सलमान उसके बाद इफ्तिखार आए हैं टीम के अंदर, इस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर हमारा वैसे भी हैवी था, मिडिल ऑर्डर की कुछ इश्यूज थे, लेकिन ये दो प्लेयर के आने से फिर आपके पास नवाज है, शादाब है, ये अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक आपकी बैटिंग लाइनअप तो सॉर्टेड नजर आती है। बॉलिंग में भी अगर आप देखते हैं कि नसीम और शाहीन फिट दोबारा हमें वो वापस नजर आ रहे हैं, अपनी फिटनेस उनकी अच्छी नजर आ रही है। तो एक अच्छी टीम हमें मतलब कंप्लीट टीम आपको पाकिस्तान की नजर आ रही है। वो किस तरीके से खेलते हैं, क्या अप्रोच होती है उसमें, प्लानिंग कैसे कहते हैं, वो मैटर होगा कि श्रीलंका के अंदर आपकी क्या, आपकी टैक्टिक्स क्या होंगी, किस तरह आपने पोजीशन को असेस करना है, क्या आपने प्लानिंग करनी है। ऑब्वियसली ये तो कोचिंग जो स्टाफ है इन चीज़ों पे वो कर रहा होगा। तो आई थिंक अच्छे प्लान और उनको एग्जीक्यूट करने से आप कोई भी इवेंट जीत सकते हैं, और हमारी टीम के अंदर 100% ये एबिलिटी मौजूद है। जय शाह साहब जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने शेड्यूल पहले अनाउंस कर दिया, जका अशरफ साहब की तकरीब थी बाद में। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पीसीबी एंड एसीसी, या ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं जय शाह, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? और देखिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा मुझे लैक ऑफ जो रिस्पेक्ट है वो नज़र आ रही है कि एक मतलब एक सिंपल सा असूल है ना कि जो होस्ट कंट्री होगा उन्होंने ही चीज़ों को अनवील करना है, चाहे वो आपका ट्रॉफी है, चाहे आपका वो स्केजुअल है। तो थोड़ी रिस्पेक्ट यहाँ पे उनको देनी चाहिए थी कि इतना इवेंट अरेंज हुआ था, और आपने एक सिंपल ट्वीट के जरिए आप टीम अनाउंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओबीसी ताल्लुकात हमारे उस तरह के तो नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती है। तो आई थिंक थोड़ा सा पीसीसीआई को भी देखना होगा कि इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट भी बहुत नेगेटिव आता है। ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो, क्रिकेट बहाली हो, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी हरकतें हैं इनसे ऑब्वियसली मदद नहीं मिलती। फिर वो जो बीसीसीआई ने अभी अपना तराना रिवील किया, बीसीसीआई ने तो नहीं किया, आईसीसी ने किया है। जो वर्ल्ड कप का जो सॉन्ग है उसमें भी पाकिस्तानियों को एतराज़ है, हमें सबको एतराज़ है कि उसमें पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया। यानी बाबर आजम जैसा प्लेयर उसमें मिस है, सिर्फ एक झलकी शायद कहीं नज़र आई है बाबर की। तो इसको देखकर आप क्या क्या फील किया आपने? और देखिए एज अ पाकिस्तानी तो हम तो कहते हैं जी कि पूरे का पूरा पाकिस्तानी प्लेयर उसमें सारे होने चाहिए। लेकिन अगर आप वो देखते हैं तो मतलब वो प्रोमो देखें अगर आपको, तो वो इंडिया और इंग्लैंड की टीमों की ना कोई जैसे बायलैटरल सीरीज होती है ना, उस तरह का नजर आ रहा है डेफिनेटली इसमें। आई डोंट नो इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं या इसका क्या कुछ होना चाहिए इसके अंदर, या कोई सेट पैटर्न इसमें है। लेकिन आई थिंक एक ग्लोबल इवेंट है तो उसमें जितने भी आपके देखें जो स्पोर्ट जानी जाती है वो किसी भी क्रिकेट बोर्ड की वजह से नहीं जानी जाती या किसी भी ऑर्गेनाइजर की वजह से नहीं जानी जाती, वो जानी जाती है प्लेयर्स की वजह से, स्टार्स की वजह से। तो आई थिंक जो जो स्टार्स जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जिनको दुनिया जानती है, उनको इसका हिस्सा होना चाहिए। अगर विराट कोहली को दुनिया जानती है तो बाबर आजम को भी इतनी ही दुनिया जानती है, उतनी भी फॉलोइंग उनकी भी है, ऐसी तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स की भी है। तो आई थिंक थोड़ा सा इस चीज़ को अगर उस मेरिट पे देखा जाता है कि कौन से इस टाइम पॉपुलर प्लेयर्स हैं, कौन से हैं जो अट्रैक्ट करेंगे बच्चों को कि यार मैचेस आ रहे हैं देखने हैं, तो डेफिनेटली इसमें चेंजेस होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वर्ल्ड कप भी इसी बरस होना है भारत में, उसका क्या सिलसिला होगा, इस ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मोहम्मद वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर। वसीम भाई, एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप भी इसी बरस होना है। पाकिस्तान इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी तक ऐलान तो नहीं किया पीसीबी ने, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक कमेटी बनाई हुई है। आप एज अ फॉर्मर क्रिकेटर और क्रिकेट के एक्सपर्ट, आप समझते हैं कि इंडिया या वर्ल्ड कप खेलने तो पाकिस्तान को जाना चाहिए इंडिया कि नहीं? देखें, एज अ क्रिकेट फैन या एज अ क्रिकेट एक्स प्लेयर या कोई भी जो क्रिकेट को चाहता है, वो तो यही चाहता है कि मैचेस हों आपके। पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, ये ताल्लुकात बहाल हो, पूरी दुनिया वेट करती है जी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। तो ये तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है। हाँ, अब जहाँ तक बात है जी, इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए था, डेफिनेटली इनको आना चाहिए था। अब पाकिस्तान को वहाँ जाने पे ऑब्वियसली देखें, अब पिछले के 2-3 महीने आप देखते हैं तो वो दो ही स्टेटमेंट्स का था कि रोज कोई ना कोई नई स्टेटमेंट आ रही होती थी। हालांकि आपको भी पता था, सबको पता था कि ये ऊपर ऊपर से बस स्टेटमेंट नहीं दी जा रही, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आईसीसी का इवेंट है, आपको सोच समझ के फैसले करने होते हैं। बट फॉर मी आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हमारी टीम इंडिया जाए, और हम इंडिया में जाके इंडिया को हराएंगे तो उसका तो मजा ही कुछ और है। तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए और वहां पे उनके घर में जाके उनको हराना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही उम्मीद हम करते हैं कि होगा। अब इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, शेड्यूल भी उसका आ चुका है। अब पाकिस्तान की टीम में वही मेरा सवाल है कि इंडिया की कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि स्पिन अटैक पाकिस्तान का उतना मौसर नहीं है, ये मेरा ख्याल है। आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए, स्पिनर्स अगर हम दोनों ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंसेस है। शादाब, अच्छी चीज जो है कि शादाब की काफी हद तक फॉर्म वापस आई है, फिटनेस उनकी, इंजरी फ्री ही वो खेल रहे हैं। अगर आप वो देखते हैं अभी रिसेंटली जितना वो खेल रहे हैं, तो आई थिंक एक आध स्पिनर की गुंजाइश तो डेफिनेटली है। और टू बी ऑनेस्ट, जब हमने अबरार को सिलेक्ट किया था टेस्ट मैचेस के लिए, तो मेरा प्लान तो डेफिनेटली यही था कि उसको हमने वाइट बॉल के अंदर भी लेके आना, स्पेशली 10 ओवर्स के 50 ओवर्स के मैचों के लिए। 10 ओवर्स का भी वो बेहतरीन बॉलर है। तो वो एक ऐसा लड़का है आई थिंक कि जो कि इंडक्ट हो सकता है आपके स्क्वाड के अंदर, और वो ही कैन बी योर मैच विनर, क्योंकि उसके बाद जितनी वेरिएशंस हैं, पीछे भी थोड़ी उसको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशंस तो थोड़ी स्पिन को फेवर करेंगी, लेकिन साथ साथ आप देखते हैं तो बैट्समैन आजकल काफ़ी बेहतर हुए जा रहे हैं अगेंस्ट स्पिन। तो आपको थोड़े से वेरिएशंस चाहिए, आपको थोड़े से प्लेयर्स ऐसे चाहिए जिनके पास थोड़ी मिस्ट्री बॉल्स हो। तो आई वुड से कि ब्रार तो अगर होते हैं तो फिर हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप बन जाए। बाकी बाकी बैटिंग कॉम्बिनेशन और टीम कॉम्बिनेशन तो ऑलमोस्ट सेटल्ड है। हसन अली शायद ऑफ कलर हैं या फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो भी ठीक है, वो बैकअप के तौर पे तो वो ठीक हैं, मतलब बेंच स्ट्रेंथ तो बढ़ाते हैं वो। देखिए, आपके अगर 4 फास्ट बॉलर तो वो तो पूरे हैं आपके पास। अभी अगर आप देखते हैं कि शाहीन है, नसीम है, उसके बाद हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, ये लड़के तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो इन 4 के होते हुए मुझे कोई और फास्ट बॉलर तो नजर नहीं आ रहा इस बार। पांचवा आपका डेफिनेटली आपका ऑलराउंडर की तरफ आप जाएंगे। नाउ दैट वुड बी बिटवीन आमिर जमाल एंड मे बी फहीम अशरफ। चलें, वसीम भाई, ये पीछे आपके बड़ा हलचल नज़र आ रही है। आपका कोचिंग में है इस वक्त, कुछ कोचिंग कर रहे हैं किसी के साथ? मुल्तान में आप मौजूद हैं इस वक्त? जी, यहाँ पे प्राइवेट एकेडमी है और मैं वहाँ पे आजकल कोचिंग कर रहा हूँ। जवारी एकेडमी है मुल्तान में, बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है इनका, काफ़ी बच्चे भी उनके पास। तो आप देख लें, कोचिंग का शौक हो तो आप फिर इस्लामाबाद से मुल्तान भी आ जाते हैं इतने अच्छे वेदर के अंदर। तो आजकल यही चल रहा है। बस वो समटाइम मेरे जेहन में आता है कि यार 2-3 साल कोचिंग भी अच्छी खासी की, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी कामयाबियाँ दी, सिलेक्टर रहे, उसमें भी अल्लाह ने इज्जत दी, वर्ल्ड कप अच्छे गए, एशिया कप अच्छा गया। बस 2 सीरीज हारे और उसके बाद आप कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो बहरहाल कहीं भी नजर नहीं आएंगे तो ग्राउंड में हम आपको नजर आएंगे, चाहे उधर बुलाएं ना बुलाएं, आपका कोचिंग तो चल ही जाती है। तो क्रिकेट बोर्ड से आपकी बातचीत नहीं हुई, ज़का अशरफ वाली रिजीम से किसी से बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी कोई राब्ता नहीं, अभी कोई राब्ता नहीं किसी को, नहीं कुछ नहीं। तो कोचिंग में आप कारामद साबित हो सकते हैं पीसीबी के लिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, बेसिकली तो कोच ही था ना वो, मतलब आई स्टार्टेड ऑफ एज अ कोच है। वो पीटीवी से अगर आप देखते हैं वहाँ से कोचिंग स्टार्ट हुई, फर्स्ट क्लास की, उसके बाद नॉर्दर्न की कोचिंग की है। तो बेसिकली तो कोच ही है। तो वो जो चीफ सेलेक्टरी वाला था वो तो ना तो वो एक कैरियर है कोई आपका, ना वो आप कह सकते जी कि आप 20 साल या 15 साल या 10 साल वो रहेंगे। वो तो आपका टेन्योर एक होता है, वो उस हिसाब से। तो बेसिकली तो आप, मतलब मैं आई एंजॉय कोचिंग, और कोचिंग ही मेरा पैशन है।
क्योंकि ग्राउंड के अंदर ज़्यादा मज़ा है बाहर बैठने से। तो आप बाहर भी तो गए थे कोचिंग करने, यूरोपियन किसी टीम को आप कोच भी कर रहे थे चीफ सेलेक्टर जी, मैं बनने से स्वीडन पहले। की नेशनल टीम का स्वीडन की नेशनल टीम का मैं कोच था। वहाँ पे कोचिंग की भी है, काफ़ी जगहों पे कोचिंग की भी है, तो ठीक है, मेहनत की भी है, पढ़ाई भी की भी है, लेवल कर सकते थे जितने वो किए हुए हैं अभी तक। तो आगे इरादे यही है कि कोचिंग में इसको और अपडेट भी करना है अपने आप को, कुछ कोर्सेज वगैरह और भी करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट आती है। तो और जिस जहाँ पे तरह भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कोचिंग की, आई बिलीव कि जिस तरह आप खेल के सीखते हैं, इस तरह आप कोचिंग करके भी और सीखते हैं। मतलब जिस तरह से आपको हटाया गया चीफ सेलेक्टर से, उससे आप मुतमिन मुझे नज़र नहीं आते। कुछ बेहतर तरीका होता, कुछ बातचीत आपसे की जाती। वो देखें, जो हो गया वो हो गया, वो तो रात को पता नहीं कितने बजे मुझे एक ईमेल आ गई थी। देखो, सम टाइम आपके जेन में होता है, जैसे चीफ सेलेक्टर तो मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब, वो तो किसी टाइम भी हो सकता है, बट आई थिंक कि जो मेरी परफॉर्मेंस थी एज अ चीफ सेलेक्टर भी या एज अ कोच भी, और उसके बाद से एकदम से बिल्कुल आपको गायब कर देना, ये जाती है, किसी के साथ भी जाती है, बट चलें, अल्लाह आपके लिए बेहतर प्लान करता है। बाहर जा स्वीडन की टीम की तरफ दोबारा जाने का या कोई इरादा है आपका कि पाकिस्तान से बाहर जाके काम करें? बहुत पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लड़के गए हैं जो पाकिस्तान के ही हैं। अतीक उज़्ज़मा जर्मन टीम के साथ हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग मुख्तलिफ टीम के साथ हैं। तो आपको बाहर से कोई ऑफ़र हुई या बाहर जाने को तैयार हैं आप? हाँ, देखिए, वो तो फिर लास्ट आपका एक वो रह जाता है, फॉर मी दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट के इवेंचुअली अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से जो पैशन रहा है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान क्रिकेट रही है, और पाकिस्तान में रह के ही मैंने ज़्यादा कोचिंग इधर ही की हुई है। तो ऑन एंड ऑफ बाहर की थोड़ी बहुत ही कोचिंग वो करता रहा हूँ मैं, लेकिन फोकस मेरा पाकिस्तान क्रिकेट ही है। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दैट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर नहीं होता और इसी तरह मैं घर बैठा रहता हूँ इतनी खिदमात जिसको कहते हैं उसके बावजूद, तो फिर देखेंगे, ऑप्शन बाहर वाले तो आते ही रहते हैं। चलें, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, अभी मुझे याद आ गई। वो टीम के हवाले से आपका मैं बयान कहीं पढ़ा था कि ये जो रैंकिंग सिस्टम है, आईसीसी का रैंकिंग सिस्टम, ये हमें कंफ्यूज कर देता है कुछ प्लेयर की सिलेक्शन के हवाले से। इस तरह की कोई बात आपने की थी? हाँ, देखिए, रैंकिंग की अब बड़ी डिबेट होती रही है, आई एम श्योर कि आपने भी इस पे प्रोग्राम किए होंगे। तो रैंकिंग समटाइम आपको समझ नहीं आती है उसकी, कि प्लेयर कैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं उसमें, क्योंकि पर्सनली बहुत से लोगों का, मेरा भी यही ख्याल है कि जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं उसमें मैच विन परफॉर्मेंसेज, सिचुएशन, कंडीशंस, वो सारी ऐड करके तो फिर आपकी रैंकिंग बनेगी, तो फिर आपको डिफरेंट रैंकिंग नजर आती है। कौन से बहुत से आपके ऐसे प्लेयर्स गुजरे हैं पिछले चंद सालों में कि जिन्होंने बहुत मैचेस जिताए अपनी टीमों को, लेकिन वो उस फॉर्मेट के अंदर वो किसी को आपको उसके अंदर वो नजर नहीं आए। मे भी नंबर ऑफ रन और एवरेज, ये चीजें ज्यादा वो देखी जाती हैं। लेकिन एज अ चीफ सेलेक्टर शायद मैंने ये बात की थी कि मेरे लिए प्लेयर्स की रैंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान टीम की रैंकिंग है। कि पाकिस्तान टीम की रैंकिंग ऊपर है तो फिर बेशक हमारा कोई प्लेयर उसके अंदर ना हो, वी डोंट केयर। लेकिन अगर पाकिस्तान के लड़के टॉप रैंकिंग्स में हैं और पाकिस्तान की टीम मैचेस नहीं जीत रही है, तो फिर देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इस पे हमने काफ़ी बातचीत भी टीम के अंदर की थी उस टाइम पे, हमने काफ़ी डिस्कशन भी की थी, और ये पाकिस्तान वे आपको जो नज़र आ रहा होगा स्लोगन आजकल, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि टीम फर्स्ट है, आपका कंट्री फर्स्ट है, फिर टीम है, फिर आपके पर्सनल जो माइलस्टोन्स है। तो आई थिंक ये एक लंबी बहस है, और ये पता नहीं आगे चल के चलें, आईसीसी इसमें भी चेंजेस लाता अब है कि नहीं लाता है, या इसी तरह चलता है। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज़ खेला था। उस वक्त आपका एक बयान मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो पर्सनल परफॉर्मेंस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उसको आपने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को उस वक्त। ये अभी शायद साल भर पहले की बात है, नहीं, वो उस इसी साल के शुरू की बात है। उस चीटेड नहीं थी आई थिंक। हाँ, वो मैं किसी शो पे बैठा हुआ था, तो वो वहाँ की बात है। इट वाज नॉट किसी भी सीरीज के लिए, या जो उस टाइम करंट क्रिकेट हो रही थी उससे नहीं, वो उस तनाजुर में बात हुई थी कि पास्ट में जब मैं सिलेक्टर था या कोच था, या उसके बाद जब चीफ सिलेक्टर ही बना था, उस टाइम ये इश्यूज थे कि हमारे लड़कों की जो अचीवमेंट्स, पर्सनल अचीवमेंट्स थी, वो टीम के एक्सपेंस के ऊपर आ रही थी। अगर आप याद करेंगे, आपको बहुत सी परफॉर्मेंसेज नजर आएंगी। ऑब्वियसली मैं नाम उसका नहीं लूंगा कि लड़के हमारे 2-2, 3-3 100 कर रहे थे, और आप सीरियस वाइट वॉश आपकी हो रही थी। मैंने उस जानिब इशारा किया था कि ये इश्यूज थे। ये फिर इश्यूज जब हमारी सिलेक्शन कमेटी बनी, हमने ये इश्यूज एड्रेस किए टीम के अंदर, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको नजर आए। बिल्कुल अगर बिल्कुल, आप वो हमने रिजल्ट पे बात इन करी। लड़कों के चलते चलते इस्तेमाल बस आखिरी 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 बात मैं करना चाह रहा हूँ। मोहम्मद आमिर आउट हैं टीम से। आपने हमेशा कहा कि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा हार्शली आपको क्रिटिसाइज़ किया था सितंबर 2022 में। उन्होंने चीफ सेलेक्टर लिखा था
आपको ट्विटर पे लिखा था, वो अभी भी मैंने कल भी चेक किया है, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? चीप तो कोई नहीं, इररेलेवेंट, उनकी उतनी भी अहमियत है नहीं, आई थिंक इररेलेवेंट है मेरे लिए। चलें ठीक है, आपने जो कहा वो इररेलेवेंट है, ठीक है। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, काफ़ी उमूर पर हमने बात की, टीम की सिलेक्शन पे बात की, बेंच स्ट्रेंथ पे बात की, आगे आने वाले इवेंट्स से बात की, आपके जो प्लान्स हैं उस पर बात की, और आपके जो ख्यालात मुख्तलिफ उमूर पर हैं उस पर बात की। आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।